आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है ईट्स दैट फ्रॉग और इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। बिल्कुल। और ब्रायन ट्रेसी की कहानी मतलब खुद में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कोई बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी शुरू नहीं की। कई साल मजदूरी की और फिर वो सेल्स में आ गए। और वहां उन्होंने बस एक सवाल पूछना शुरू किया, खुद से भी और दूसरों से भी। क्या सवाल था वो? सवाल था, दूसरे सफल लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। और इसी एक सवाल के जवाब की खोज ने, कह सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और शायद यही अनुभव इस किताब की नींव है। हाँ। है ना? ये किताब उस एक सबसे बड़ी समस्या पर बात करती है जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझते हैं। टालमटोल। हाँ, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये हमें सिखाती है कि कैसे कम समय में ज्यादा काम किया जाए, वो भी बिना किसी तनाव के। इसका जो मूल विचार है ना, वो ही बहुत दिलचस्प है। किताब सीधे कहती है कि आपके पास कभी भी, मतलब कभी भी, सब कुछ करने के लिए पूरा समय नहीं होगा। अच्छा। हाँ, आप कितनी भी तकनीकें सीख लें, करने के लिए काम हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो सफलता का राज सब कुछ करना है ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी काम को पहचान कर उसे सबसे पहले करना है। तो यहीं पर इस किताब का नाम आता है ईट दैट फ्रॉग। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ फ्रॉग यानी मेढक से क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। यहाँ फ्रॉग आपके सबसे बड़े, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम का प्रतीक है। मतलब वो काम जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल, जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं। किताब कहती है कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले इस मेढक को खा लेते हैं, यानी अपना सबसे मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं, तो दिन आसान हो जाता है। हाँ, तो अब बाकी का दिन ये जानकर सुकून से बिता सकते हैं कि सबसे बुरा काम तो हो चुका है। इससे एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है आपको। ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प है। तो ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? क्या ये सिर्फ बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट वालों के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। जैसे कि? चाहे वो एक स्टूडेंट हो जिसके सर पर परीक्षाओं का बोझ है, एक प्रोफेशनल जिसकी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, या कोई हाउसवाइफ जो घर के अनगिनत कामों में उलझी है। खास तौर पर तब जब किसी को लगता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है। ये किताब स्पष्टता लाने में और प्राथमिकता तय करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये मेढक को पहचानकर उसे सबसे पहले करने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन असल चुनौती तो यही है ना कि दिन में 10 जरूरी काम होते हैं। तो पता कैसे चले कि असली मेढक कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस किताब के कुछ सबसे जरूरी नियम काम आते हैं। क्या नियम है? पहला नियम है, अगर आपको 2 मेढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत वाले को खाएं। सबसे बदसूरत वाले को? हाँ, इसका मतलब है अगर आपके सामने 2 जरूरी काम हैं तो उस काम से शुरू करें जो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और जिसके परिणाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि पहले 1-2 आसान काम निपटा लें तो एक मोमेंटम बन जाता है, एक क्विक विन वाली फीलिंग आती है? ये एक बहुत आम सोच है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन किताब इसे एक जाल बताती है। एक जाल? कैसे? आसान कामों को करके हमें काम करने का एक छोटा एहसास तो होता है, लेकिन हमारा सबसे जरूरी काम, वो जो असली फ्रॉग है, वो वहीं का वहीं रह जाता है और पूरे दिन हमारे दिमाग पर बोझ बना रहता है। सही बात है। जबकि सबसे मुश्किल काम को पहले निपटाने से जो आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है ना, उससे बाकी के काम ज्यादा तेजी से होते हैं। ठीक है, तो सबसे बदसूरत मेढक पहले खाना है, ये समझ गया। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम उस मुश्किल काम को देखते रहते हैं, उस पर सोचते रहते हैं और सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। इस ओवर थिंकिंग की आदत के बारे में किताब कुछ कहती है? हाँ, और यही दूसरा नियम है। अगर आपको एक जिंदा मेढक खाना ही है तो उसे ज्यादा देर तक बैठकर देखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब जब आपने अपना सबसे जरूरी काम तय कर लिया तो उस पर ज्यादा सोचे बिना तुरंत एक्शन लें। सफल और प्रभावी लोग सीधे अपने मुख्य कामों में लग जाते हैं और तब तक अनुशासित रूप से काम करते हैं जब तक कि वे पूरे ना हो जाएं। एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। तो मतलब साफ है, पहचानो और शुरू हो जाओ। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास 10 कामों की लिस्ट है, उनमें से असली मेढक कैसे पहचाने? क्या सारे काम बराबर महत्वपूर्ण होते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का एक और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत आता है, 80-20 का नियम। अच्छा, पेरेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही पेरेटो प्रिंसिपल।
ये नियम कहता है कि आपके 20% काम आपको 80% परिणाम देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 कामों की लिस्ट है तो उनमें से सिर्फ 2 काम बाकी 8 कामों के कुल मूल्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अक्सर उन 80% कामों में उलझे रहते हैं जिनसे सिर्फ 20% नतीजे मिलते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग्स करना। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन सबसे जरूरी 10 या 20% कामों को ही टालते हैं क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, वो फ्रॉग्स होते हैं। और खुद को व्यस्त दिखाते हैं। हाँ, वे खुद को उन 80% छोटे मोटे कामों में व्यस्त रखते हैं जिनसे कोई खास नतीजा नहीं मिलता, लेकिन व्यस्त दिखने का एक एहसास मिलता है। सफल लोग उन 20% कामों को पहचानने और अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं पर लगाने में माहिर होते हैं। तो सवाल फिर वही है, अपने सबसे कीमती 20% कामों को पहचाने कैसे? इसके लिए कोई ठोस तरीका बताया गया? हाँ, इसके लिए किताब में कई तकनीकें हैं, लेकिन 2 सबसे बेहतरीन है। पहली है लक्ष्य निर्धारण, यानी गोल सेटिंग। लेखक एक बहुत मजेदार बात कहते हैं, कागज पर सोचें। कागज पर सोचें। हाँ, रिसर्च बताती है कि सिर्फ 3% वयस्कों के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और वे उन लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं जिनकी शिक्षा और क्षमता बराबर या बेहतर होती है। सिर्फ लिखने भर से इतना फर्क पड़ता है? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? हाँ, लिखने का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। जब आप कोई लक्ष्य लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रह जाता, वो एक ठोस चीज बन जाता है। जिसे आप देख सकते हैं। हाँ, और इसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का सिद्धांत कहते हैं। लिखने से आप उस लक्ष्य के प्रति एक अवचेतन वादा कर लेते हैं, जिससे उस पर अमल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वाह! तो इस लक्ष्य निर्धारण के क्या कदम हैं? इसके 7 कदम हैं। पहला, साफ साफ तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ। ठीक है। दूसरा, उसे लिखें। एक लक्ष्य जो लिखा नहीं गया है वो सिर्फ एक इच्छा या कल्पना है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। और तीसरा? तीसरा, एक समय सीमा यानी डेडलाइन तय करें। बिना डेडलाइन के किसी काम में कोई तात्कालिकता नहीं होती, वो हमेशा भविष्य में ही रहता है। सही बात है। चौथा, उसे हासिल करने के लिए जरूरी सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं, छोटे से छोटा काम भी। और पांचवा, छठा, सातवां? पांचवा, उस लिस्ट को प्राथमिकता और क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तय करें कि क्या पहले करना है और क्या बाद में। छठा, तुरंत एक्शन लें। एक औसत योजना जिस पर तुरंत अमल किया जाए वो उस शानदार योजना से बेहतर है जिस पर कभी काम ही न हो। और सातवां? और सातवां, हर दिन अपने लक्ष्य के दिशा में कुछ न कुछ जरूर करें, चाहे छोटा ही सही। ये अनुशासन अकेले ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में जबरदस्त तेजी दे सकता है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। और दूसरी तकनीक क्या थी जो रोज के कामों के लिए थी? हाँ, दूसरी तकनीक है रोजमर्रा के कामों के लिए, और वो है ABCD मेथड। ये बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। ABCD? हाँ, आप अपने टू डू लिस्ट के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखते हैं। तो अगर मैं एक उदाहरण लूं, मान लीजिए मुझे एक जरूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, एक टीम मेंबर को फोन करना है और लिंक्डइन पर कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो यहाँ ABCD कैसे लगेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ क्लाइंट प्रेजेंटेशन आपका A काम है, क्योंकि इसके ना होने के गंभीर परिणाम होंगे। ये आपका मेढक है। ठीक है। टीम मेंबर को फोन करना शायद B काम है, इसे करना चाहिए, पर अगर आज न भी हुआ तो दुनिया नहीं रुक जाएगी। और आर्टिकल पढ़ना? और आर्टिकल पढ़ना C काम है, करना अच्छा है पर जरूरी नहीं। न करने पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं है। और D और E का क्या मतलब है? D का मतलब है डेलीगेट, यानी वो काम जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं। और E का मतलब है एलिमिनेट, यानी वो काम जिसे आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं क्योंकि वो जरूरी है ही नहीं। तो नियम ये है कि जब तक प्रेजेंटेशन, जो कि मेरा A काम है, खत्म न हो जाए, तब तक टीम मेंबर को फोन करने या आर्टिकल पढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर आपके पास एक से ज्यादा A काम है तो आप उन्हें A1, A2, A3 करके प्राथमिकता देते हैं। आपका A1 काम आपका सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेढक है जिसे आपको तुरंत खाना शुरू कर देना चाहिए। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आदत कैसे बनाया जाए? मतलब मानसिकता में क्या बदलाव लाना जरूरी है? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कम महत्वपूर्ण कामों को नो कहना सीखना होगा।
लेखक इसे एक बहुत मजेदार नाम देते हैं, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जानबूझकर टालमटोल करना। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ आप चुन रहे हैं कि क्या टालना है। देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो टालना ही पड़ेगा। समय सीमित है, तो क्यों ना आज ही तय करें कि आप कम मूल्य वाली गतिविधियों को टालेंगे। अच्छा, मतलब छोटी मोटी चीजों को टालना ताकि बड़ी चीजों के लिए जगह बने। बिल्कुल, उन कामों को आउटसोर्स करें, डेलीगेट करें या खत्म कर दें जो आपकी जिंदगी में ज्यादा योगदान नहीं देते। छोटे मोटे कामों में उलझने के बजाय बड़े मेंढकों पर ध्यान केंद्रित करें। और आदतों के बारे में क्या? कौन सी ठोस आदतें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? कुछ बहुत ही व्यावसायिक आदतें हैं। पहली, हर रात अगले दिन की योजना बनाएं। सोने से पहले? हाँ, सोने से पहले एक कागज और पेन लें और उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। योजना बनाने में सिर्फ 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन ये दिन में लगभग 2 घंटे बचा सकता है। 2 घंटे? कैसे? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस लिस्ट पर काम करता है और सुबह आप ज्यादा स्पष्टता के साथ उठते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ये तो आसान लगता है। और कोई आदत? दूसरी आदत है, शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। हम सब ने ये किया है ना? जरूरी काम शुरू करने बैठते हैं और अचानक लगता है अरे वो पेन कहाँ गया, या एक कप कॉफी बना लेता हूँ। हाँ, ये तो होता रहता। ये सब टाल मटोल के बहाने हैं। किताब कहती है कि अपने काम की जगह को एक ऑपरेशन थिएटर की तरह तैयार रखें। हर औजार अपनी जगह पर, ताकि आप सीधे काम पर लग सकें। और अगर किसी काम को करने में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, अक्सर हम इसलिए भी तो टालते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहीं पर तीसरी आदत काम आती है। अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें। जिस काम में आप कमजोर महसूस करते हैं, उसे आप अक्सर टालते हैं। उस स्किल को सुधारने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप काम को जल्दी शुरू करते हैं। याद रखें, हर बिजनेस स्किल सीखी जा सकती है। ये बहुत प्रेरक है। अगर कोई और किसी खास क्षेत्र में बेहतरीन है, तो ये इस बात का सबूत है कि आप भी हो सकते हैं। और कोई आखिरी आदत? चौथी आदत है, खुद पर दबाव डालें। किसी बॉस या क्लाइंट के कहने का इंतजार न करें। अपने लिए काल्पनिक डेडलाइन बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि? कल्पना कीजिए कि आपको 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना है और जाने से पहले आपको अपना सबसे जरूरी काम खत्म करना है। इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव आपको काम पर केंद्रित रखता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता और उत्पादकता का राज समय का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि खुद का प्रबंधन करना है। खुद का प्रबंधन? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में पूरी स्पष्टता और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर अनुशासित होकर काम करने की क्षमता ही आपको औसत से असाधारण बनाती है। चलिए, आज की इस बातचीत से 3-5 मुख्य बातें दोहराते हैं जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। पहली, अपना मेंढक पहचानें और उसे सबसे पहले खाएं। मतलब दिन की शुरुआत बिना सोचे समझे अपने सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम से करें। दूसरी, कागज पर सोचें। स्पष्टता ही शक्ति है। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को हमेशा लिखें, ताकि वो सिर्फ ख्याल ना रहकर एक ठोस योजना बन जाएं। तीसरी, 80-20 नियम को हमेशा याद रखें। अपनी ऊर्जा उन गिने चुने कामों पर केंद्रित करें जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं, न कि उन दर्जनों कामों पर जो सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं। चौथी, ABCD मेथड का रोज इस्तेमाल करें। यह आपको रोज की प्राथमिकताओं को, कह सकते हैं, क्रूरता से व्यवस्थित करने में मदद करेगा। और पांचवी, जो शायद सबसे जरूरी है, तुरंत एक्शन लें। एक औसत योजना जिस पर तुरंत अमल किया जाए उस शानदार योजना से हमेशा बेहतर है जिस पर कभी काम ही ना हो। गति और काम शुरू करने की आदत ही सब कुछ है। अंत में यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम कुशलता से काम इसलिए नहीं करते कि सिर्फ काम करते रहें। बिल्कुल, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हमें उन चीजों के लिए ज्यादा समय मिल सके जो जिंदगी में सच में मायने रखती हैं। सही कहा। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते और हमारी अपनी खुशी। इस किताब से एक अंतिम विचार ये लिया जा सकता है, जो सुनने वालों के लिए एक छोटा सा होमवर्क हो सकता है। अच्छा? सोचिए, वो कौन सा एक कौशल या स्किल है जिसे अगर आप विकसित कर लें और उसमें महारत हासिल कर लें, तो वो आपके करियर पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उसे पहचानें और उस पर हर रोज काम करना शुरू करें। ये अकेला कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।